हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8 शेड्यूल्स को डिस्कस किया था। वो शेड्यूल जो कि मूल संविधान में हमें देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 4 आखिरी शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। वो शेड्यूल जो कि आगे चलकर अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हमने 8 शेड्यूल को पढ़ा था फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में। एक बार हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी शेड्यूल्स थी। तो देखिए, पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र की बात करती है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों की बात की गई है। तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पोस्ट पे जो व्यक्ति है उनकी शपथ की बात करती है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। पांचवी शेड्यूल अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करती है। सिक्स्थ शेड्यूल भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन की ही बात करती है, लेकिन 4 विशेष राज्यों के। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सेवेंथ शेड्यूल में 3 सूचियां दी गई है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और कनकरेंट लिस्ट, जिसे संवर्ती सूची कहा जाता है, उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन अगर विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। एट्थ शेड्यूल जो हमने सबसे लास्ट वाली पढ़ी थी, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती है। और आप जानते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के 9th शेड्यूल पर। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित है। यह मूल संविधान में थी नहीं, तो मूल संविधान आगे चलकर संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में इसे जोड़ा गया था। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और अगले ही साल अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल जोड़ना पड़ा, ऐसा क्यों? तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो जमींदारी प्रथा काफी पावरफुल थी, प्राचीन काल से ही काफी काफी पावरफुल रही है। किसानों पर काफी अत्याचार हुए हैं। अब जब देश आजाद हुआ या भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस वक्त ऐसे काफी सारे किसान थे जिनके पास किसान मतलब फसल बोने के लिए या किसानी करने के लिए या खेती करने के लिए जमीन नहीं थी। तब एक कानून लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे जमींदारी उन्मूलन कानून कहा गया। इसके तहत वो जमींदार जिनके पास बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत सारी जमीन है, उनसे जमीन को लेकर उन किसानों को या छोटे किसानों को दिया गया जिनके पास खेती के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं है। लेकिन आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार कभी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 31 में भी इसका उल्लेख था मौलिक अधिकारों में, और आर्टिकल 19(1)(f) में भी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। अब जब जमींदारों से उनकी भूमि ली गई तो इसी कंडीशन में वो न्यायालय चले गए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार था। और न्यायालय ने भी सरकार के जमींदारी उन्मूलन कानून को अवैध घोषित कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट या नेहरू सरकार बहुत प्रॉब्लम में आ गई, क्योंकि डीपीएसपी को भारतीय संविधान में जगह दी गई है। और डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते। वो उस कंडीशन में हो सकता था जब समाज का जो आर्थिक असंतुलन है उसको खत्म किया जाए। और उसके लिए जरूरी था कि जो जमींदारी प्रथा थी, जो कि किसानों के ऊपर एक डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही थी, उसे खत्म किया जा सके। इसीलिए 9वीं अनुसूची को लाया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, और यह प्रावधान किया गया कि इनमें जिन विषय को शामिल किया जाएगा उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा पाएगी और उन्हें जुडिशियरी रिव्यू से बाहर रखा जाएगा। और जमींदारी उन्मूलन जो कानून था उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक 9वीं अनुसूची के किसी भी कानून के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकता था। शुरुआत में इस सूची में 13 विषय को शामिल किया गया था, लेकिन आगे चलकर बहुत जल्दी हमने ये भी देखा कि इस अनुसूची का काफी मिसयूज हुआ। अगर गवर्नमेंट नागरिकों को किसी भी कानून के खिलाफ न्यायालय जाने से रोकना चाहती थी, उनको कहां पर शामिल कर देती थी? 9वीं अनुसूची में। अब ऐसी कंडीशन में कभी ऐसा भी हो सकता था कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो जाता। तो इसलिए
आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी और आगे चलकर 1981 में वामन राव मामले में यह घोषणा करी या यह वर्डिक्ट दिया कि 1973 मतलब केशवानंद भारती मामले के मामला जो वाद है उसके बाद जो भी विषय जो भी सब्जेक्ट नवी अनुसूची में शामिल किए गए हैं या अब आगे किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय उनको देख सकता है। अगर वो संविधान का कहीं भी उल्लंघन करते, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते, तो वो जुडिशियरी रिव्यू के अंतर्गत रखा गया। तो अभी तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून नवी अनुसूची में है, जिसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। और जब इसे जोड़ा गया था, इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा समीक्षा या न्यायिक समीक्षा या जुडिशियरी रिव्यू नहीं किया जा सकता था। व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता था इस सूची के किसी भी कानून के खिलाफ। लेकिन 1973 के बाद जो भी विषय इसमें शामिल किए गए उसके खिलाफ व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया है। तो नवी अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन की बात करती है। आगे आते हैं 10वीं अनुसूची। काफी इंपॉर्टेंट एक शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने या फिर अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई है। अब यह है क्या? देखिए, दल बदल एक्चुअल में ये कानून है क्या? तो देखिए, जब कोई पार्टी सत्ता में जीत के आती है, चाहे वो राज्य के इलेक्शन हो या फिर सेंट्रल के इलेक्शन हो, जब वो सत्ता में जीत के आती है तो सामने वाली पार्टी के पद या पैसों के लालच में उनके मेंबर, जो जीत के आई है पार्टी, उसके मेंबर टूट के सामने वाली पार्टी में चले आते थे। इससे देश को स्थिर सरकार मिलने में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। तो देश को स्थिर सरकार मिल सके, इसके लिए 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन, और यह किया गया था भारतीय संविधान में 1985 में। और इसके आधार पर यह घोषणा की गई कि अब अगर कोई भी दल बदलता है तो उसे निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। निर्योग्य घोषित करने का अधिकार किसको है? तो स्पीकर ऑफ हाउस को। अगर केंद्र में लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा के स्पीकर को यह पावर दिया गया है कि 10वीं अनुसूची के तहत वो दल बदल के आधार पर निर्योग्यता का निर्धारण करे। और अगर राज्य की बात है तो राज्य के विधानसभा का जो स्पीकर है वो इसकी घोषणा कर सकता है या दल बदल के आधार पर किसी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड कर सकता है। तो संविधान संशोधन आपको पता चल गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर, डिस्क्वालिफिकेशन का या डिस्क्वालिफाइड करने का आधार क्या है? तो हम जान लेते हैं कि किस आधार पर स्पीकर, जो हाउस के स्पीकर हैं, वो किसी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर की। तो देखिए, सबसे पहला, यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपनी इच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है तो स्पीकर जो है उसे निर्योग्य घोषित कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, यदि वह अपनी पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाके वोटिंग कर दे तो ऐसी कंडीशन में भी उसे निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिए अधिकृत अगर कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ जाकर या उसके निर्देशों के विपरीत सदन में मतदान कर देता है तो ऐसी कंडीशन में भी उसे दल बदल के आधार पर निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। ओके। तीसरी कंडीशन, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कोई निर्दलीय चुन के आया है और वो बाद में किसी और पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है पद के लालच में या पैसों के लालच में, तो ऐसी कंडीशन में भी हाउस ऑफ स्पीकर जो भी हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उस मेंबर को डिस्क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो दल बदल के आधार पर इस प्रकार से निर्योग्यता निर्धारित की जाती है। लेकिन यहां पर दल बदल के आधार पर जो 10वीं अनुसूची थी, इसमें यह प्रावधान भी किया गया था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे
दल बदल के आधार पर निर्योग्य घोषित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे मर्जर माना जाएगा। आगे चलकर 91 अमेंडमेंट एक्ट में इसको चेंज किया गया। 2003 में 91 अमेंडमेंट एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि 1/3 नहीं बल्कि 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तब उसे मर्जर माना जाएगा। उससे कम अगर सदस्य हुए तो फिर वो दल बदल की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्योग्य घोषित किए जा सकते। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दल बदल कानून की बात करता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। इसके बाद भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं और 12वीं दोनों ही अनुसूची 7 के 2 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और दोनों ही स्थानीय स्वशासन की बात करती है। सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये स्थानीय स्वशासन की बात करती है। सबसे पहले आते हैं 11th शेड्यूल में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, उनकी उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निर्धारित किया गया है। भारत के संविधान में इनसे रिलेटेड अगर हम आर्टिकल देखने जाते हैं तो आर्टिकल 243G में हमको पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व का उल्लेख देखने को मिलता है। मूल संविधान में ये गांधी जी की अवधारणा है। गांधी जी का एक सपना था, गांधी जी का मानना था कि भारत जो है वो गांवों में बसता है। तो अगर आपको देश का विकास करना है तो जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पर आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें सभी लोगों तक और स्थानीय स्वशासन को दें। इसीलिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण माना जाता है, डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन माना जाता है, जहां पर सत्ता किसी ऊपर के एक व्यक्ति के पास स्थिर ना होकर नीचे के व्यक्तियों तक ट्रांसफर की जाती है, या फिर पावर्स की बात करें तो वो नीचे के व्यक्तियों तक ट्रांसफर किया जाता है। ग्राउंड लेवल पर डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है सभी को, ताकि हर व्यक्ति देश के विकास में या राजनीति में अपना योगदान दे सके। तो ये एक डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में पहले ग्राम पंचायत के रूप में डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है ग्राम पंचायत, लेकिन वो राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है राज्य के द्वारा तो व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता था या नागरिक न्यायालय नहीं जा सकता था। इसीलिए 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 विषय पर कानून बनाने का पावर दिया गया। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पेयजल, कृषि, ऐसे काफी विषय विकास से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित, जिस पर पंचायतों को अधिकार दिया गया डिसीजन लेने का और त्रिस्तरीय पंचायती राज की भारत में व्यवस्था की गई। सबसे पहले विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती राज भारत में देखने को मिलता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 9 में आर्टिकल्स की बात करते हैं तो भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243A तक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मतलब 243A से 243O तक और 11वीं अनुसूची ये जोड़ी गई है 11वें अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब सेम जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, लेकिन नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल देखने को मिलता है, 12वीं अनुसूची देखने को मिलती है, जहां पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करता है, वहीं 12वीं अनुसूची नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करती है। और इस अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व का उल्लेख 12वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। मूल संविधान में तो ये थी नहीं। आगे चलकर भारत में 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और भाग 9A
भारतीय संविधान में जोड़ा गया? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 9A भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नगरीय निकाय या नगर पालिकाएं भी 3 स्तरीय घोषित की गई। नगर पंचायत, ऐसे गांव जो कि गांव से थोड़ा सा बाहर निकलकर नगर में कन्वर्ट हुए हैं, वहां पर नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। उसके ऊपर नगर पालिकाओं का गठन, और सबसे ऊपर जो विकसित नगर है वहां पर नगर निगम का गठन किया जा सकता है। भाग 9A 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व से संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिकाएं नाम दिया गया, 9A जोड़ा गया, और आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक के जो प्रावधान है भारतीय संविधान के, वो नगर पालिकाओं से संबंधित देखने को मिलते हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय पर डिसीजन लेने की पावर दी गई। 18 विषय जो कि नगर पालिकाओं के अंडर में आते हैं और वो इन पर अपना डिसीजन ले सकती है। याद रखिएगा, 11वें शेड्यूल में पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय सम्मिलित थे। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अंतर्गत 18 विषय को सम्मिलित किया गया था। तो ये भारतीय संविधान की टोटल 12 अनुसूचियां हो जाती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। 10th शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, दल बदल विरोधी कानून की या दल बदल कानून की बात करता है, वो जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। इसके बाद पंचायती राज की बात की जाती है 11वीं अनुसूची में, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। और सबसे लास्ट 12th शेड्यूल जो है वो नगर पालिकाओं की बात करता है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। आई होप समझ में आए होंगे सारे शेड्यूल्स, पहले के 8 और अभी जो हमने 4 पढ़े हैं। अब अगर वहां से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इजीली सारे क्वेश्चन टैकल कर लोगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन पर, जो कि इन 4 शेड्यूल से हमें आगे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट आपको अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए आने वाली एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है। लाइव बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाकर आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी रूट एप्लीकेशन में आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप इंडिविजुअली मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इन 4 शेड्यूल से हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वैसे यहां पर जो क्वेश्चन है, हमने टोटल 12th शेड्यूल जो पढ़ी है उनके सभी क्वेश्चनों को यहां पर हमने इंक्लूड किया है। आइए देखते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित है? वेरी इजी। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 9th शेड्यूल को जोड़ता है भारतीय संविधान में, और यह किससे संबंधित है? कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि भूमि से संबंधित सुधारों के संरक्षण से, है ना। कृषि तथा कृषि भूमि मतलब वही जमींदारी उन्मूलन और कृषि भूमि के सुधार से संबंधित है। तो आंसर हो जाता है आंसर सी, 9th शेड्यूल है ना। आगे देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा, यहां पर ठीक है, विधानसभा बोले या लोकसभा बोले, शेड्यूल तो एक ही है। तो विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन सा संविधान संशोधन है? यहां पर अनुसूची मेंशन नहीं की गई है, तो संविधान संशोधन दिया गया है। आपको पता है 52वां संविधान संशोधन है, जो कि 1985 में जोड़ा गया था। 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 6th शेड्यूल को याद कीजिए, हमने पहले पढ़ा था। 4 राज्य हमने पढ़े थे, असम, है ना, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये 4 राज्य पढ़े थे। आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया है, तो आई थिंक त्रिपुरा दिख रहा है मुझे ऑप्शन में। आंसर ए सही हो जाएगा यहां पर, है ना। 6ठी अनुसूची के प्रावधान
यहां पे जो ऑप्शन है उसमें से त्रिपुरा में लागू होते हैं, बाकी के 3 राज्य भी याद रखिएगा, असम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करती है ना, राज्यों का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा, 8th शेड्यूल, आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती है। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 22, है ना। लेकिन हमने उसको पढ़ा था कि मूल संविधान में केवल 14 लैंग्वेज ही थी, केवल 14 लैंग्वेजेस ही थी। 15वीं लैंग्वेज के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था। अब यहां पर पूछा गया है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और यह अमेंडमेंट किया गया था 1967। 1967 में 21 अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं लैंग्वेज के रूप में जोड़ा गया था। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया, ओथ की बात की गई? तो देखिए, सेकेंड शेड्यूल में 2 नंबर का पैसा होता है, वेतन की बात की गई है। अब हम कभी भी 2 नंबर का काम नहीं करेंगे, शपथ लेते हैं तीसरी शेड्यूल में, है ना। तो ये थर्ड शेड्यूल है जो शपथ की बात करती है। चलिए आगे आते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में किससे संबंधित शपथ का प्रावधान नहीं देखने को मिलता? तो मैंने आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बताई थी, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक गवर्नर, मतलब राज्यपाल। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्योंकि इनकी जो शपथ है ना वो इंडिविजुअली आर्टिकल में मेंशन की गई, तो इन तीनों की शपथ हमें थर्ड शेड्यूल में देखने को नहीं मिलती। ऑप्शन में हमको राज्यपाल दिया गया, गवर्नर, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? 11th शेड्यूल पंचायती राज के अधिकार दायित्वों की बात करती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 73 अमेंडमेंट एक्ट। कौन से सन में हुआ था? 1992 में। क्लियर है ना। चलिए आगे आते हैं। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए थे? अभी मैंने आपको बताया था। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी रिपीट भी होता है, तो याद रखना चाहिए आपको इसको। 29 विषय जो कि पंचायतों को दिए गए, पंचायत डिसीजन ले सकती है 29 विषय पर, है ना, 11 शेड्यूल में। अगला आता है, दल बदल के अंतर्गत कितने सदस्यों का एक साथ पार्टी छोड़ना निर्योग्यता की श्रेणी में नहीं आता? तो देखो, दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1/3 मेंबर की बात करता है कि 1/3 मेंबर अगर किसी और पार्टी में जाते तो वो मर्जर माना जाएगा, निर्योग्यता नहीं मानी जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, 91 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में लाया गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया कि 1/3 नहीं बल्कि 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे मर्जर माना जाएगा। इससे कम हुए तो वो निर्योग्यता की श्रेणी में आएंगे। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, 2/3, है ना। चलिए, संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को कितने विषय पर शक्तियां प्रदान की गई? तो नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई है 18 विषय पर। 12th शेड्यूल जो कि 74 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? अभी हमने बात की 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 12वीं अनुसूची की बात करता है। ओके, इजी क्वेश्चन था। किस अनुसूची के विषयों के खिलाफ न्यायालय नहीं जाया जा सकता? सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा पूछा गया है कि किस अनुसूची के विषय के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। तो बहुत ही इजी है, यह है 9वीं अनुसूची। नहीं जाया जा सकता था, अब जाया जा सकता है। अगर संविधान का उल्लंघन करता है कोई मामला या मौलिक अधिकारों को डिस्ट्रॉय करता है तब जाया जा सकता है, पर नहीं जाया जा सकता था ना। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी?
फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन की बात करती है। तो आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आई होप सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितनी भी डिटेल हमने पढ़ी है, जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है, वो भी आपने काफी इंजॉय किया होगा, है ना। एक एक फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आई होप आपने नोट किया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।